नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमिका जिनस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सेक्शन 17 एडमिशन का पार्ट है। एडमिशन शुरू होता है सेक्शन 17 से 23 तक चलता है। आज इस वीडियो में सेक्शन 17 को समझते हैं। एडमिशन बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है एडमिशन एविडेंस लॉ का। देखिए, 6 से 55 तक हम उन सेक्शंस को पढ़ते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन से फैक्ट रेलिवेंट हैं और कौन से फैक्ट रेलिवेंट नहीं हैं। उन्हीं में एक पार्ट आता है एडमिशन। एडमिशन के दौरान जो भी फैक्ट्स होंगे वो रेलिवेंट होते हैं। ठीक है, तो एडमिशन क्या है, 17 से लेकर 23 तक एडमिशन चलता है इंडियन एविडेंस एक्ट के दौरान। बात करें एविडेंस है क्या, बात करें एडमिशन है क्या। एडमिशन इज नथिंग बट इट इज द एक्नॉलेजमेंट किसी सर्टेन फैक्ट की एग्जिस्टेंस के बारे में। अगर कोई फैक्ट हुआ है, कोई एक्ट हुआ है कि ए ने बी को किल किया है, एडमिशन मेरे पार्ट पर हो सकता है कि हाँ मैंने देखा था कि नहीं, वो मैं एडमिट कर रहा हूँ उस बात को। ठीक है, इसको एज एन एडमिशन कंसिडर किया जा सकता है। अगर बात करें एडमिशन क्या है, ये ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपको डिटेल करेंगे। एडमिशन जो है वो 2 टाइप से कंसिडर किया जाता है, जुडिशियल एडमिशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन। उसके बाद हम केस करेंगे राम भरोसे शर्मा वर्सेस महंत राम स्वरूप 2001 का। बात करते हैं एडमिशन की। एडमिशन क्या होता है, देखिए स्क्रीन पे आपके साथ साथ चल रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट। एक एडमिशन जो है वो क्या है, एक्चुअली में ये एक स्टेटमेंट होती है। ठीक है, स्टेटमेंट है जो कि ओरल भी हो सकती है या डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है। विच सजेस्ट एनी फैक्ट इन इशू, जो किसी फैक्ट इन इशू या फिर रेलिवेंट फैक्ट को सजेस्ट कर रही है। विच इज मेड बाय ऑफ द पर्सन एंड अंडर सर्कमस्टांसेस हेयर इन आफ्टर मेंशन्ड। एक एडमिशन जो है वॉलंटरली एक्नॉलेजमेंट है अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। किसी सर्टेन फैक्ट्स का एक्नॉलेजमेंट अपने आप में एडमिशन कहलाता है। एडमिशन जो है वो स्टेटमेंट हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगर बात करें आगे की, तो एक एग्जाम्पल इसके अंदर हम देख लेते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, उससे थोड़ा क्लियर होगा, आपको पता चलेगा कि क्या हम इसमें बताना चाहते हैं। एक्चुअली इसमें एक एग्जाम्पल है कि ए जो है, ए इसको सू किया जाता है, सूड फॉर रिकवरी ऑफ लोन। ठीक है, ए जो है इसको सू किया जाता है फॉर द रिकवरी ऑफ लोन। अब ये जब इसकी अकाउंट बुक्स चेक की जाती हैं, ठीक है, जब इसकी अकाउंट बुक चेक की जाती है तो वहां पर जो स्टेटमेंट मिलती है, वेदर डेबिट हो या क्रेडिट हो, अमाउंट जो भी मिलती है, अगर मिलता है कि हाँ एक्चुअली में इसके खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, तो यहाँ से वो एडमिशन हो जाएगा अपने आप में कि हाँ इस पर्सन ने लोन लिया था और इसकी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल था। राम भरोसे शर्मा वर्सेस महंत राम स्वरूप के केस में कोर्ट ने ये बताया कि अगर एडमिशन जो स्टेटमेंट है, एडमिशन की जो स्टेटमेंट है, वेदर ओरल हो, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो, जो भी एडमिशन वहां पे हो रहा है, अगर वो एडमिशन किसी भी प्रकार से क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट में है कि भाई मतलब वो एडमिशन प्रॉपरली नहीं है, तो उसको सेक्शन 17 के अंदर हम एडमिशन एडमिजिबल नहीं करेंगे, उसको एक रेलेवेंट फैक्ट नहीं माना जाएगा। ये कोर्ट ने हमें बताया था। इन्होंने एक और बात बताई कि जो एडमिशन की जो स्टेटमेंट है वो किसी प्रकार से कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होनी चाहिए, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। ठीक है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। ये था राम भरोसे शर्मा वर्सेस महंत राम स्वरूप के केस में अंदर बताया गया था। अब बात करेंगे कि जुडिशियल एडमिशन जो है वो 2 प्रकार के हैं। एक तो हैं जुडिशियल एडमिशन, दूसरे हैं हमारे एक्स्ट्रा जुडिशियल। तो ये दोनों क्या हैं देखते हैं। जुडिशियल एडमिशन वो चीज है जो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग रिकॉर्ड किए जाते हैं।
जो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल की बात करें, तो ये वो हैं जो जुडिशरी प्रोसीडिंग के दौरान नहीं किए जाते हैं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस या फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ में। जैसे मैं अपने दोस्त के सामने ऐसे ही बोल रहा हूँ कि भाई आज तो ऐसे ऐसे हो गया, ये हो गया, तो ये एडमिशन जो वहां पर है ये एक्स्ट्रा जुडिशियल में है, जो किसी अथॉरिटी के सामने नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। एडमिशन फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, एडमिशन, ठीक है। कुछ एक रीजंस हैं, कुछ एडमिशंस के लिए कुछ रेलेवेंट हमारे पास रीजंस हैं, ठीक है, फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। रीजंस हैं कि अगर ऐसी कैटेगरी में फॉल करता है तो कोर्ट वहां पर अपनी डिस्क्रिप्शन पावर लगा के उसको पार्टली या फिर होली एक्सेप्ट करे भी, ना भी करे, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं एक बार क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। Admission as evidence against contradictory statement. Admission as evidence of truth. तो गाइस यहाँ पर हमारे पास है रीजन फॉर ऑफ एडमिशन। अगर एडमिशन को हमें किसी प्रकार से हम चाहते हैं कि ये एडमिशन एडमिसिबल रहे कोर्ट के अंदर, तो हमारे पास कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं जो कि एविडेंस, एडमिशन को एक एज ए एविडेंस अगर कंसिडर करना है, उसको एक रेलेवेंट फैक्ट के अंदर कंसिडर करना है, तो वो रीजन सेटिस्फाई होने चाहिए। एडमिशन अ वेवर ऑफ प्रूफ, फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, आपके साइड में देखो यहाँ पे चल रहा होगा, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इफ अ पार्टी हैज एडमिटेड अ फैक्ट, इट डिस्पेंसेस with the necessity of proving that fact against him, but admission constitute a very weak kind of evidence and the court may reject the admission wholly or partly. इस प्रूफ में ये कहा गया है, इस एडमिशन अ वेवर ऑफ प्रूफ में, इसमें ये बताया गया है कि अगर हमारा किसी भी प्रकार से हमारा जो एविडेंस है, एडमिशन जो है वो एक वीक एविडेंस है, ठीक है, तो कोर्ट उसको चाहे तो पार्टली एक्सेप्ट करे या होली एक्सेप्ट करे या ना भी करे, अगर वीक एविडेंस लग रहा है एडमिशन किसी का, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया। एडमिशन अगेंस्ट इंटरेस्ट, सेकंड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट अंडर एडमिशन, वन इज सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट एंड अनदर इज सेल्फ फेवरिंग स्टेटमेंट। सेल्फ हार्मिंग, सेल्फ फेवरिंग, ठीक है। मैं पर्सन हूं एक, ठीक है, राहुल, क्या कहता है ये, इसने कोर्ट के सामने जाके कहा कि मैंने बी का मर्डर किया है, कन्फेस कर रहा है जज के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने। अब ये जो मर्डर इसने किया है, ये कह रहा है कि हाँ मैंने मर्डर किया है, ये अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट के अंदर है, ठीक है। कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा कि हाँ भाई इसने किया होगा, तभी ये कह रहा है, नहीं अपना नुकसान कौन करता है, ठीक है। लेकिन सेल्फ फेवरिंग की अगर बात करें, कि सेल्फ फेवरिंग, मैं अपने ही फेवर में कुछ बात कर रहा हूं कि नहीं सर मैं वहां पे था नहीं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ तो मेरे ऊपर है, वैसी बात, पहली बात तो सेल्फ फेवरिंग। तो यहां पर एडमिशन अगेंस्ट इंटरेस्ट की बात हो रही है। दो स्टेटमेंट का हमें पता चल गया,
दो प्रकार की स्टेटमेंट होती हैं, जिसमें कि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट होती है और दूसरी होती है सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट या फिर सेल्फ फेवरिंग कह सकते हैं। सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स आर सपोज टू बी ट्रू। इनको हमेशा ट्रू माना जाता है, इनकी प्रोबेबिलिटी ये है कि इनको कोर्ट ट्रू ही मानेगी, और इनको कभी ट्रू माना जाता नहीं है। ठीक है, अगर ट्रू मनवाना है तो भाई एविडेंस लेके आओ। ठीक है। हाईली प्रोबेबल पर्सन विल वॉलंटरी मेक्स फॉल्स स्टेटमेंट अगेंस्ट हिज ओन इंटरेस्ट। तो अगर कोई पर्सन खुद ही एडमिट कर रहा है कि राहुल खुद एडमिट कर रहा है कि भाई मैंने बी का मर्डर किया है, तो ये एडमिशन अगेंस्ट इंटरेस्ट है और ये रिकॉर्ड हो जाएगा। क्योंकि अपने अगेंस्ट कोई पर्सन कब गवाही देगा, कब एडमिशन क्रिएट करेगा? अगर मैंने कोई गुनाह नहीं किया तो मैं ऑब्वियस सी बात है मैं जज के सामने ये नहीं कहूंगा कि भाई मैंने किया है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने किया होगा तो मैं, सीधी सी बात है भाई, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मैं करूंगा एक्सेप्ट उसको। ठीक है, तो ये है हमारा एडमिशन अगेंस्ट इंटरेस्ट। बात करते हैं एडमिशन एज एविडेंस अगेंस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के अगेंस्ट ए sues B upon a loan, his account book shows that loan was given to C. The statement in his account is an admission and his part it contradicts his case of B. देखिए, एडमिशन एज अगेंस्ट एक पर्सन है, इसने बी को सू किया कि भाई लोन दे दे मेरा। ठीक है, ये कहता है मैंने लोन लिया ही नहीं। इसकी अकाउंट बुक चेक की तो पता चला, इसकी अकाउंट बुक चेक की तो पता चला कि इसने जो लोन अमाउंट है वो सी को दी है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, अपने आप में स्टेटमेंट आ रही है जो इसकी अकाउंट बुक से आ रही है कि सी को इसने लोन दिया था, तो ये बी से तो कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, बी के केस से। तो ये अपने आप में एविडेंस है, एडमिशन हो रहा है यहां पर। ठीक है, एडमिशन एज एविडेंस ऑफ ट्रूथ में अगर एक पार्टी है और वो पार्टी क्या कर रही है, वो पार्टी क्या कर रही है, या तो वो अपने इंटरेस्ट में कोई बात कहे, ठीक है, इंटरेस्ट में, या फिर अपने अगेंस्ट में कहे। किस चीज के रिगार्डिंग? फैक्ट ऑफ द केस के रिगार्डिंग। कोई भी पार्टी है या तो वो फैक्ट ऑफ केस के रिगार्डिंग अपने इंटरेस्ट में कोई बात कहे या अपने अगेंस्ट में कोई बात कहे, उस स्टेटमेंट को रेलिवेंट स्टेटमेंट मान के एडमिशन माना जाता है सेक्शन 17 के अंदर। ठीक है, ये था हमारा इतना पार्ट जो हमने अभी रीजंस इसके क्लियर किए हैं। एक हमारा आता है एडमिशन बाय कंडक्ट। एडमिशन बाय कंडक्ट में क्या चीज़ है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि देखिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए एक व्यक्ति है जो बी को कहता है कुछ पैसे उधार दे दे भाई, कुछ पैसे उधार दे दे। सी कहता है बी को, सुनो बी, इस ए का भरोसा मत करना, ये जो ए व्यक्ति है ना ये बहुत फ्रॉड है, इसने मेरे भी 10,000 रुपये नहीं दे रखे। ठीक है, मेरे भी 10,000 नहीं दिए इसने। अब बी को इसने कहा, जब इसने कहा तो ये ए सुन भी रहा था और देख भी रहा था। ठीक है, ए ने कोई डिनायल नहीं किया, कोई इस बात को, अगर नॉर्मली हमें ये कहा जाए और हमने किसी के पैसे ना देने हो, हमारा कैरेक्टर सही हो, हमारी गुडविल हो मार्केट में, तो हम इस बात को अपोज करेंगे, नॉर्मल सी बात है। इसने कोई अपोज नहीं किया, ये चुपचाप सुन के वहाँ से चला गया। उसको पता लग गया कि यहाँ पर दाल नहीं गलेगी, यहाँ पर बात नहीं बनेगी, यहाँ पे भी मुझे पैसे नहीं देगा, क्योंकि सी ने इसको असलियत बता दी है। ठीक है, तो अब ए व्यक्ति का जो ये कंडक्ट था, चुपचाप वहाँ से जाना, साइलेंस, वो एडमिशन बाय कंडक्ट के अंदर काउंट होता है। ठीक है, ये हमारा सेक्शन 17 था। 18 सेक्शन में और 19 सेक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जो एडमिशन कर सकते हैं। सेक्शन 18, 19, 20 के बारे में। सेक्शन 17 हमने पहले डिस्कस कर लिया है।
सेक्शन 18, 19, 20 में बताया गया है कि कौन व्यक्ति हैं वो लोग, कौन है वो लोग जिनके द्वारा एडमिशन जब किया जाएगा कोर्ट में तो वो एक रेलेवेंट एडमिशन माना जाएगा। एडमिशन क्या है? एडमिशन एक ऐसी स्टेटमेंट है, ठीक है, जो ओरल भी हो सकती है या फिर डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो सकती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, और साथ में क्या करती है वो, किसी फैक्ट इन इशू से रिलेटेड हो, ठीक है, उसकी तरफ कुछ दर्शाती हो, कुछ कंक्लूड करती हो, इन्फ्रेंस हो, ठीक है। ये था हमारा एडमिशन। तो एडमिशन किन व्यक्तियों के द्वारा किया जा सकता है सेक्शन 18, 19, 20 में बताया है। पहले इजी पॉइंट 18 की कर लेते हैं, फिर 19, 20 को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। पहले 18 को अकेले डिस्कस करते हैं। इन्होंने कहा स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर रेलेवेंट। नीचे दिए गए व्यक्तियों की जो स्टेटमेंट होगी वो एज ए एडमिशन रेलेवेंट होगी सेक्शन 18 में। कौन है वो लोग? पहला है हमारा पार्टी, ठीक है। इन्होंने कहा कि पार्टी टू द सूट या प्रोसीडिंग में या सूट के दौरान जो पार्टीज हैं अगर वो कुछ एडमिशन करना चाहती हैं अपने पार्ट पे, ठीक है, तो वो एक जो एडमिशन है वो रेलेवेंट होगा अंडर सेक्शन 18। देखिए हमारे पास ए और बी पार्टी हैं एक सूट के दौरान, ठीक है, सूट, ओके, इन दोनों के बीच में सूट चल रहा है, ये दोनों पार्टी हैं, तो ये दोनों में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी एडमिशन कर सकती है। वो एडमिशन एक रेलेवेंट एडमिशन होगा अंडर सेक्शन 18, ओके। तो ये था पहला पॉइंट पार्टी का। दूसरा मैं आपको बताता हूं कि क्या है। दूसरा है हमारा एजेंट। दूसरा है हमारा एजेंट। अब आप सारी एविडेंस की बुक देख लेना। इंडियन एविडेंस एक्ट में एजेंट वर्ड कहीं डिफाइन नहीं कर रखा। कहां कर रखा है फिर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 182 पे आ जाओ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्या सकता है? एजेंट इज अ पर्सन। एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है जिसको एम्प्लॉयड किया गया है, ठीक है, उसको कुछ बदले में पैसे पूसे दिए जाते हैं, एम्प्लॉय किया जाता है क्या काम करने के लिए? टू डू एनी एक्ट, कोई भी कार्य करने के लिए, फॉर अनदर, किसी और के पर्सन के लिए, या फिर अपने आप को मतलब किसी और को रिप्रेजेंट करना किसी के सामने। देखिए बताता हूं क्या है एजेंट। राहुल का एक बिजनेस है, ठीक है, इसने इस बिजनेस में एक व्यक्ति को अपॉइंट कर रखा है, पी को, ठीक है, पी को अपॉइंट कर रखा है कि भाई जितने भी लोगों से पेमेंट लेनी है आपने लेनी है, जितने भी लोगों को पेमेंट देनी है वो भी आपने ही देनी है, ठीक है। तो ये जो इसका व्यक्ति है जो इसके लिए काम कर रहा है, मैं इसको तनख्वाह दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ इसको कंसिडरेशन पे कर रहा हूँ, हर महीने इसको 60,000 70,000 कुछ ना कुछ रुपीस दे रहा हूँ। ये जो पी व्यक्ति है ये मेरे लिए काम कर रहा है, ये क्या है? मेरा एजेंट है, क्योंकि ये एम्प्लॉयड किया गया है मेरे द्वारा टू डू एनी एक्ट, ठीक है। या फिर कल को किसी और पार्टी के साथ अगर डीलिंग हो तो ये मेरे बिहाफ पे डील भी कर सकता है, ठीक है। वैसे ही अगर ये मेरे पार्ट पे आके एडमिशन करना चाहे यहाँ पर एजेंट, तो वो भी एजेंट भी रेलेवेंट होगा सेक्शन 18 के अंदर, जैसे कि हमको बताया गया है कि एजेंट भी एडमिशन कर सकते हैं। तो एजेंट कौन है आपको पता चल गया। अब बात करेंगे रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर की। रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में क्या लिखा है? इन्होंने कहा अ पार्टी suing or sued in a representative character making admission while holding such character। ऐसे व्यक्ति जिनका कोई रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है उस दौरान, जब पार्टी टू द सूट, जब पार्टी सूट के दौरान, प्रोसीडिंग के दौरान उनको कोई रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है, वो एडमिशन कर सकते हैं। मजदूर एकता देखी है आपने? मजदूर एकता में कितने मजदूर हैं जो मिलकर एक साथ केस करते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो सभी एक यूनियन बना के क्या करते हैं? राम शर्मा एंड अदर्स, सुना होगा, लॉ पढ़ के आए हैं, एविडेंस तो बहुत लेट आता है, उससे पहले आ जाते हैं ये अदर्स वाले। तो राम शर्मा वर्सेस
सॉरी राम शर्मा एंड अदर्स, उसके साथ जो अदर्स हैं, ये जो व्यक्ति है ये क्या कर रहा है, ये पूरी यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, करंट इश्यू की बात करें, करंट इश्यू की बात करता हूं। आज के दिन क्या है, कोई अगर लीडिंग किसान नेता की बात करें, अगर कोई लीडिंग किसान नेता हमें बताना हो तो हम किसकी बात करेंगे, आप बताओ। राकेश टिकैत की। ठीक है, तो वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में है, वो एडमिशन करना चाहें तो कुछ कर सकते हैं इनके बिहाफ पे। ये सेक्शन 18 के पार्ट में बता रखा है। ठीक है, आगे वाला पार्ट है पेक्यूनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट। देखो, अ पर्सन हु हैज, एक व्यक्ति जिसका पेक्यूनरी या फिर प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट मैटर में जो सूट के दौरान चल रहा है। पेक्यूनरी या मालिकाना हक कह दीजिए, या फिर उसका इकोनॉमिक कोई उसमें इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में। सब्जेक्ट मैटर है, सपोज कीजिए एक हाउस है, ये मेरा सब्जेक्ट मैटर है, इस पे डिस्प्यूट है कि ये हाउस ए का है या बी का है। ठीक है, द डिस्प्यूट इज कि एच जो हाउस है वो ए का है या बी का है। ठीक है, अब जिसका इसमें पेक्यूनरी इंटरेस्ट है या फिर प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है, वो व्यक्ति आकर अगर यहाँ पर एडमिशन करना चाहे किसी फैक्ट का जो कि रेलेवेंट है सेक्शन 18 के अंदर, ठीक है, तो कोर्ट उसको रेलेवेंट मानती है क्योंकि वो सेक्शन 18 के अंदर रेलेवेंट है, पेक्यूनरी प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है उस व्यक्ति का। और लास्ट की बात करें तो वो कहता है कि a person from whose the parties to the suit have derived their interest in the subject matter of suit during the continuance of such interest। देखिए, पहले किसके पास टाइटल था वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या है, ए है और एक बी है। ठीक है, इनका किस चीज के ऊपर डिस्प्यूट है, इनका डिस्प्यूट दोनों का है एक हाउस के ऊपर। बी इज क्लेमिंग कि हाउस मेरा है, ए क्लेम कर रहा है कि हाउस मेरा है। ठीक है, ये तो भाई इलेक्ट्रिसिटी के बिल लिए बैठा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल तो टेनेंट्स भी लेके बैठते हैं, वो भी तो बिल पे करते हैं। ये अपनी टाइटल डीड लिए बैठा है। कोर्ट को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। यहां पे आता है एक व्यक्ति जिसने ए को पहले घर बेचा था। ठीक है, पर्सन इज क्यू। ये क्यू पर्सन ने ए को पहले जब घर बेचा था तो वो स्टेटमेंट कि हाँ मैंने ए को घर बेचा था, ये फैक्ट, ये स्टेटमेंट, ये एडमिशन रेलेवेंट है सेक्शन 18 के प्रोसीजर इन टाइटल में। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा आई होप। अब मैं इसको चाहता हूं कि मैं इसको रब कर दूं क्योंकि सेक्शन 19 और 20 की हमें इसमें बात करनी है। अब सेक्शन 19 में कहा है स्टेटमेंट बाय पर्सन। कौन पर्सन, वो व्यक्ति जिसकी पोजीशन क्या है, जिसकी पोजीशन इशू में है, पोजीशन इज इन इशू। ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा स्टेटमेंट जो कि जिसकी पोजीशन किस में है, इशू में है, ऑल्दो वो पार्टी, ये पर्सन नॉट अ पार्टी टू द सूट, ये पर्सन पार्टी टू द सूट नहीं है। ये सेक्शन डील करता है बेसिकली उस प्रिंसिपल पे जहां पर एक व्यक्ति की लाइबिलिटी या राइट या लाइबिलिटी डिपेंड करता है किसी थर्ड पर्सन पर। समझ तो आया नहीं होगा, फिर भी देखते हैं। कोई ऐसी राइट या लाइबिलिटी जो किसी थर्ड पर्सन के द्वारा साबित हो जाए। एग्जाम्पल देता हूं,
एग्जाम्पल सुनिए। सेक्शन देखो, ए एक पर्सन है, ठीक है, एक बी पर्सन है, एक सी पर्सन है, ठीक है। ए ने बी को अपॉइंट किया, अपॉइंटेड, क्या कहा इसको, बी को, ओए बी मेरी बात सुन ध्यान से, जाके सी, डी, ई और एफ इनसे रेंट कलेक्ट करके आ। बी खुश हो जाता है, बी जाता है, भागा भागा जाता है, डी से कलेक्ट करता है, ई से कलेक्ट करता है, एफ से कलेक्ट करता है, बट इससे कलेक्ट नहीं करता क्या, रेंट। ए ने बी को पॉइंट किया कि भाई तू सी डी ई एफ से रेंट कलेक्ट करेगा, लेकिन बी डी ई एफ से कलेक्ट करता है, सी से नहीं करता। ओके, ए बी को कहता है कि तूने सी से रेंट क्यों नहीं कलेक्ट किया। बी कहता है मैं कैसे कलेक्ट करूं जब सी का रेंट ड्यू ही नहीं है। ए और बी का हो गया डिस्प्यूट, लग गए कोर्ट कचहरी के चक्कर। अब क्या होता है, दोनों आगे पार्टी, आ जाओ भाई कटघरे में, दोनों पार्टी कटघरे में आ गई। आने के बाद अब ये जो व्यक्ति सी है, ये क्या है, पार्टी टू सूट तो नहीं है, इसकी पोजीशन भी इशू में है, सी से रिलेटेड ही तो पंगा है कि सी से रेंट लिया या नहीं लिया, सी से रिलेटेड पंगा भी है, इसकी स्टेटमेंट कि हाँ भाई मेरे से रेंट ड्यू था लेकिन बी मेरे पास रेंट नहीं लेने आया, फर्स्ट पॉइंट इसके अगेंस्ट हो जाएगा। ये कहेगा मेरा तो रेंट ड्यू ही नहीं था, बी को मैं क्या पैसे दूं, मैंने दे तो रखे हैं पहले महीने के, ए के अगेंस्ट हो जाएगा। ये है सेक्शन 19, वो स्टेटमेंट्स जो एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जा रही हो जो कि पार्टी टू सूट नहीं है, पार्टी टू सूट नहीं है पर्सन, लेकिन उसकी स्टेटमेंट इतनी मायने रखती है कि जो पार्टी टू सूट है उनकी लायबिलिटी अराइज कर देंगी, यहां पे होगी ना लायबिलिटी अराइज, ठीक है। ये चीज है सेक्शन 19 में। तो उन व्यक्तियों के द्वारा जो एडमिशन होगा वो भी सेक्शन 19 में रेलेवेंट होगा। बात करते हैं 20 की। सेक्शन 20 की बात करें तो इंपॉर्टेंट तो है पर इजी बहुत है, ठीक है। क्या कहता है सेक्शन 20? सेक्शन 20 कहता है कि एक एक्सेप्शन है, किसको, एक्सेप्शन टू व्हाट, एक्सेप्शन है किस चीज की, कि भाई एडमिशन जो है वो स्ट्रेंजर्स के द्वारा नहीं होते। यहां पर स्ट्रेंजर जो है वो क्या कर रहा है, एडमिशन कर रहा है, स्ट्रेंजर एडमिशन कर रहा है। देखो कमाल हो गया, और कमाल की बात देखो रेलेवेंट भी है। पूछो कैसे, मैं बताता हूं। देखो ध्यान से देखना, ए एक व्यक्ति है, बी एक व्यक्ति है, सी एक व्यक्ति है। ए बी को कहता है अरे बी भैया ये तेरा घोड़ा है जो हॉर्स, ये क्या है, ये सेन है, ये मतलब इसको दौरे दूरे तो नहीं पड़ते, पागल तो नहीं है ये, इसके ऊपर मैं बैठूं ये मुझे गिरा तो नहीं देगा। बी से पूछता है, बी क्या कहता है, आप जाके सी से पूछो, ठीक है। ए जो है बी से पूछता है और बी उसको रेफर करता है, क्या करता है, रेफर करके क्या करता है, कहता है सी से जाके पूछो भाई मुझे क्या पता, कहते हैं कि सी से जाके पूछो भाई मुझे क्या पता। अब जो सी की यहां पे स्टेटमेंट है वो एडमिशन होगा। अगर कल को डिस्प्यूट होता है, सी की स्टेटमेंट एज एडमिशन कंसिडर की जा सकती है सेक्शन 20 के अंदर एज रेलेवेंट एडमिशन, उसको रेलेवेंट माना जाएगा। सेक्शन 17, 18, 19, 20 चार सेक्शन हैं एडमिशन के, बहुत इंपॉर्टेंट। 21 इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन क्रक्स में देख लीजिए एडमिशन क्या है। एडमिशन है ओरल एक ऐसी स्टेटमेंट जो ओरल हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकती है, फैक्ट इन इश्यू से इन्फ्लुएंस रखती है, ठीक है। 18 सेक्शन क्या कहता है, पार्टी टू द सूट अगर एडमिशन रेलिवेंट है, एजेंट करना चाहते हैं तो करें,
रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में कोई पर्सन करता है तो करे, रेलिवेंट होगा। प्रोप्राइटरी राइट या फिर पेक्यूनरी इंटरेस्ट है किसी का, वो व्यक्ति करे, ठीक है। किसी से पहले टाइटल किसके पास था, टाइटल प्रोसीजरल, ठीक है, कौन उसको प्रोसीड करके आ रहा है, वो टाइटल इसके अंदर रेलिवेंट होगा। 19 के अंदर क्या कहा, 19 के अंदर कहा कि भाई ऐसे व्यक्ति के द्वारा स्टेटमेंट जो कि पार्टी टू द सूट भी नहीं है, ठीक है, लेकिन राइट और लाइबिलिटी अराइज कर देते हैं। ABC रेंट लेने गया था, याद आ जाएगा। 20 में क्या बताया, 20 में बताया कि ये रेफर करता है। मैंने आपसे पूछा कि भाई सब कुछ ठीक है, मुझे नहीं पता, सी से जाके पूछो, को बात है ये, लेकिन फिर भी एडमिशन रेलिवेंट होगा सी का अगर डिस्प्यूट होता है तो। सेक्शन 18, 19, 20 कवर कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इसको और ज़्यादा बुक से पढ़िए, ठीक है। कुछ डाउट क्योरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। सेक्शन 18, 19, 20 के बारे में। सेक्शन 17 हमने पहले डिस्कस कर लिया है। सेक्शन 18, 19, 20 में बताया गया है कि कौन व्यक्ति हैं वो लोग, कौन है वो लोग जिनके द्वारा एडमिशन जब किया जाएगा कोर्ट में तो वो एक रेलेवेंट एडमिशन माना जाएगा। एडमिशन क्या है, एडमिशन एक ऐसी स्टेटमेंट है, ठीक है, जो ओरल भी हो सकती है या फिर डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो सकती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, और साथ में क्या करती है, वो किसी फैक्ट इन इशू से रिलेटेड हो, ठीक है, उसकी तरफ कुछ दर्शाती हो, कुछ कंक्लूड करती हो, इन्फ्रेंस हो, ठीक है। ये था हमारा एडमिशन। तो एडमिशन किन व्यक्तियों के द्वारा किया जा सकता है, सेक्शन 18, 19, 20 में बताया है। पहले इजी पॉइंट 18 के कर लेते हैं, फिर 19, 20 को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। पहले 18 को अकेले डिस्कस करते हैं। इन्होंने कहा स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर रेलिवेंट। नीचे दिए गए व्यक्तियों की जो स्टेटमेंट होगी वो एज ए एडमिशन रेलिवेंट होगी सेक्शन 18 में। कौन है वो लोग, पहला है हमारा पार्टी, ठीक है। इन्होंने कहा कि पार्टी टू द सूट या प्रोसीडिंग में या सूट के दौरान जो पार्टीज हैं अगर वो कुछ एडमिशन करना चाहती हैं अपने पार्ट पे, ठीक है, तो वो एक जो एडमिशन है वो रेलिवेंट होगा अंडर सेक्शन 18। देखिए हमारे पास ए और बी पार्टी हैं एक सूट के दौरान, ठीक है, सूट, ओके, इन दोनों के बीच में सूट चल रहा है, ये दोनों पार्टी हैं, तो ये दोनों में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी एडमिशन कर सकती है। वो एडमिशन एक रेलिवेंट एडमिशन होगा अंडर सेक्शन 18, ओके। तो ये था पहला पॉइंट पार्टी का। दूसरा मैं आपको बताता हूं कि क्या है। दूसरा है हमारा एजेंट। दूसरा है हमारा एजेंट। अब आप सारी एविडेंस की बुक देख लेना। इंडियन एविडेंस एक्ट में एजेंट वर्ड कहीं डिफाइन नहीं कर रखा। कहां कर रखा है फिर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 182 पे आ जाओ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, एजेंट इज अ पर्सन। एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है जिसको एम्प्लॉयड किया गया है, ठीक है, उसको कुछ बदले में पैसे पूसे दिए जाते हैं, एम्प्लॉय किया जाता है क्या काम करने के लिए, टू डू एनी एक्ट, कोई भी कार्य करने के लिए, फॉर अनदर, किसी और के पर्सन के लिए, या फिर अपने आप को मतलब किसी और को रिप्रेजेंट करना किसी के सामने। देखिए बताता हूं क्या है एजेंट। राहुल का एक बिजनेस है, ठीक है, इसने इस बिजनेस में एक व्यक्ति को अपॉइंट कर रखा है, पी को, ठीक है, पी को अपॉइंट कर रखा है कि भाई जितने भी लोगों से पेमेंट लेनी है आपने लेनी है, जितने भी लोगों को पेमेंट देनी है वो भी आपने ही देनी है, ठीक है। तो ये जो इसका व्यक्ति है जो इसके लिए काम कर रहा है, मैं इसको तनख्वाह दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ इसको कंसिडरेशन पे कर रहा हूँ, हर महीने इसको 60,000 70,000 कुछ ना कुछ रुपीस दे रहा हूँ। ये जो पी व्यक्ति है ये मेरे लिए काम कर रहा है, ये क्या है, मेरा एजेंट है, क्योंकि ये एम्प्लॉयड किया गया है मेरे द्वारा टू डू एनी एक्ट, ठीक है। या फिर कल को किसी और पार्टी के साथ अगर डीलिंग हो तो ये मेरे बिहाफ पे डील भी कर सकता है, ठीक है। वैसे ही अगर ये मेरे पार्ट पे आके एडमिशन करना चाहे यहाँ पर एजेंट, तो वो भी
एजेंट भी रेलेवेंट होगा सेक्शन 18 के अंदर, जैसे कि हमको बताया गया है कि एजेंट भी एडमिशन कर सकते हैं। तो एजेंट कौन है आपको पता चल गया। अब बात करेंगे रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर की। रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में क्या लिखा है, इन्होंने कहा अ पार्टी सुइंग और सूड इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर मेकिंग एडमिशन व्हाइल होल्डिंग सच कैरेक्टर। ऐसे व्यक्ति जिनका कोई रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है उस दौरान, जब पार्टी टू द सूट, जब पार्टी सूट के दौरान, प्रोसीडिंग के दौरान उनको कोई रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है, वो एडमिशन कर सकते हैं। मजदूर एकता देखी है आपने। मजदूर एकता में कितने मजदूर हैं जो मिलकर एक साथ केस करते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो सभी एक यूनियन बना के क्या करते हैं, राम शर्मा एंड अदर्स। सुना होगा, लॉ पढ़ के आए हैं, एविडेंस तो बहुत लेट आता है, उससे पहले आ जाते हैं ये अदर्स वाले। तो राम शर्मा एंड अदर्स, उसके साथ जो अदर्स हैं, ये जो व्यक्ति है ये क्या कर रहा है, ये पूरी यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, करंट इश्यू की बात करें, करंट इश्यू की बात करता हूं। आज के दिन क्या है, कोई अगर लीडिंग किसान नेता की बात करें, अगर कोई लीडिंग किसान नेता हमें बताना हो तो हम किसकी बात करेंगे, आप बताओ। राकेश टिकैत की। ठीक है, तो वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में है, वो एडमिशन करना चाहें तो कुछ कर सकते हैं इनके बिहाफ पे। ये सेक्शन 18 के पार्ट में बता रखा है। ठीक है, आगे वाला पार्ट है पेक्यूनरी और प्रॉपर्टी इंटरेस्ट। देखो, अ पर्सन हु हैज, एक व्यक्ति जिसका पेक्यूनरी या फिर प्रॉपर्टी इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट मैटर में जो सूट के दौरान चल रहा है। पेक्यूनरी या मालिकाना हक कह दीजिए, या फिर उसका इकोनॉमिक कोई उसमें इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में। सब्जेक्ट मैटर है, सपोज कीजिए एक हाउस है, ये मेरा सब्जेक्ट मैटर है, इस पे डिस्प्यूट है कि ये हाउस ए का है या बी का है। ठीक है, द डिस्प्यूट इज कि एच जो हाउस है वो ए का है या बी का है। ठीक है, अब जिसका इसमें पेक्यूनरी इंटरेस्ट है या फिर प्रॉपर्टी इंटरेस्ट है, वो व्यक्ति आकर अगर यहाँ पर एडमिशन करना चाहे किसी फैक्ट का जो कि रेलेवेंट है सेक्शन 18 के अंदर, ठीक है, तो कोर्ट उसको रेलेवेंट मानती है क्योंकि वो सेक्शन 18 के अंदर रेलेवेंट है, पेक्यूनरी प्रॉपर्टी इंटरेस्ट है उस व्यक्ति का। और लास्ट की बात करें तो वो कहता है कि a person from whose the parties to the suit have derived their interest in the subject matter of suit during the continuance of such interest। देखिए, पहले किसके पास टाइटल था वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या है, ए है और एक बी है। ठीक है, इनका किस चीज के ऊपर डिस्प्यूट है, इनका डिस्प्यूट दोनों का है एक हाउस के ऊपर। बी इज क्लेमिंग कि हाउस मेरा है, ए क्लेम कर रहा है कि हाउस मेरा है। ठीक है, ये तो भाई इलेक्ट्रिसिटी के बिल लिए बैठा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल तो टेनेंट्स भी लेके बैठते हैं, वो भी तो बिल पे करते हैं। ये अपनी टाइटल डीड लिए बैठा है। कोर्ट को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। यहां पे आता है एक व्यक्ति जिसने ए को पहले घर बेचा था। ठीक है, पर्सन इज क्यू। ये क्यू पर्सन ने ए को पहले जब घर बेचा था तो वो स्टेटमेंट कि हाँ मैंने ए को घर बेचा था, ये फैक्ट, ये स्टेटमेंट, ये एडमिशन रेलेवेंट है सेक्शन 18 के प्रोसीजर इन टाइटल में। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा आई होप। अब मैं इसको चाहता हूं कि मैं इसको रब कर दूं क्योंकि सेक्शन 19 और 20 की हमें इसमें बात करनी है। अब सेक्शन 19 में कहा है स्टेटमेंट बाय पर्सन,
कौन पर्सन? वो व्यक्ति जिसकी पोजीशन क्या है, जिसकी पोजीशन इशू में है, पोजीशन इज इन इशू, ठीक है। एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा स्टेटमेंट जो कि जिसकी पोजीशन किस में है, इशू में है, ऑल्दो वो पार्टी, ये पर्सन नॉट अ पार्टी टू द सूट, ये पर्सन पार्टी टू द सूट नहीं है। ये सेक्शन डील करता है बेसिकली उस प्रिंसिपल पे जहां पर एक व्यक्ति की लाइबिलिटी या राइट या लाइबिलिटी डिपेंड करता है किसी थर्ड पर्सन पर। समझ तो आया नहीं होगा, फिर भी देखते हैं। कोई ऐसी राइट या लाइबिलिटी जो किसी थर्ड पर्सन के द्वारा साबित हो जाए। एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल सुनिए, सेक्शन देखो, ए एक पर्सन है, ठीक है, एक बी पर्सन है, एक सी पर्सन है, ठीक है। ए ने बी को अपॉइंट किया, अपॉइंटेड, क्या कहा इसको, बी को, ओए बी मेरी बात सुन ध्यान से, जाके सी डी ई और एफ इनसे रेंट कलेक्ट करके आ। बी खुश हो जाता है, बी जाता है, भागा भागा जाता है, डी से कलेक्ट करता है, ई से कलेक्ट करता है, एफ से कलेक्ट करता है, बट इससे कलेक्ट नहीं करता क्या, रेंट। ए ने बी को पॉइंट किया कि भाई तू सी डी ई एफ से रेंट कलेक्ट करेगा, लेकिन बी डी ई एफ से कलेक्ट करता है, सी से नहीं करता। ओके, ए बी को कहता है कि तूने सी से रेंट क्यों नहीं कलेक्ट किया। बी कहता है मैं कैसे कलेक्ट करूं जब सी का रेंट ड्यू ही नहीं है। ए और बी का हो गया डिस्प्यूट, लग गए कोर्ट कचहरी के चक्कर। अब क्या होता है, दोनों आगे पार्टी, आ जाओ भाई कटघरे में, दोनों पार्टी कटघरे में आ गई। आने के बाद अब ये जो व्यक्ति सी है, ये क्या है, पार्टी टू सूट तो नहीं है, इसकी पोजीशन भी इशू में है, सी से रिलेटेड ही तो पंगा है कि सी से रेंट लिया या नहीं लिया, सी से रिलेटेड पंगा भी है। इसकी स्टेटमेंट कि हाँ भाई मेरे से रेंट ड्यू था लेकिन बी मेरे पास रेंट नहीं लेने आया, फर्स्ट पॉइंट इसके अगेंस्ट हो जाएगा। ये कहेगा मेरा तो रेंट ड्यू ही नहीं था, बी को मैं क्या पैसे दूं, मैंने दे तो रखे हैं पहले महीने के, ए के अगेंस्ट हो जाएगा। ये है सेक्शन 19, वो स्टेटमेंट्स जो एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जा रही हो जो कि पार्टी टू सूट नहीं है, पार्टी टू सूट नहीं है पर्सन, लेकिन उसकी स्टेटमेंट इतनी मायने रखती है कि जो पार्टी टू सूट है उनकी लायबिलिटी राइज कर देंगी। यहां पे होगी ना लायबिलिटी राइज, ठीक है। ये चीज है सेक्शन 19 में। तो उन व्यक्तियों के द्वारा जो एडमिशन होगा वो भी सेक्शन 19 में रेलेवेंट होगा। बात करते हैं 20 की। सेक्शन 20 की बात करें तो इंपॉर्टेंट तो है पर इजी बहुत है, ठीक है। क्या कहता है सेक्शन 20? सेक्शन 20 कहता है कि एक एक्सेप्शन है, किसको, एक्सेप्शन टू व्हाट, एक्सेप्शन है किस चीज की, कि भाई एडमिशन जो है वो स्ट्रेंजर्स के द्वारा नहीं होते। यहां पर स्ट्रेंजर जो है वो क्या कर रहा है, एडमिशन कर रहा है, स्ट्रेंजर एडमिशन कर रहा है। देखो कमाल हो गया, और कमाल की बात देखो रेलेवेंट भी है। पूछो कैसे, मैं बताता हूं। देखो ध्यान से देखना, ए एक व्यक्ति है, बी एक व्यक्ति है, सी एक व्यक्ति है। ए बी को कहता है अरे बी भैया ये तेरा घोड़ा है जो हॉर्स, ये क्या है, ये सेन है, ये मतलब
इसको दौरे दूरे तो नहीं पड़ते, पागल तो नहीं है ये, इसके ऊपर मैं बैठूं ये मुझे गिरा तो नहीं देगा। बी से पूछता है। बी क्या कहता है, आप जाके सी से पूछो, ठीक है। ए जो है बी से पूछता है और बी उसको रेफर करता है। क्या करता है, रेफर। रेफर करके क्या करता है, कहता है सी से जाके पूछो भाई मुझे क्या पता। कहते हैं कि सी से जाके पूछो भाई मुझे क्या पता। अब जो सी की यहां पे स्टेटमेंट है वो एडमिशन होगा। अगर कल को डिस्प्यूट होता है, सी की स्टेटमेंट एज एडमिशन कंसिडर की जा सकती है सेक्शन 20 के अंदर एज रेलेवेंट एडमिशन, उसको रेलेवेंट माना जाएगा। सेक्शन 17, 18, 19, 20 4 सेक्शन है एडमिशन के, बहुत इंपॉर्टेंट। 21 इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन क्रक्स में देख लीजिए एडमिशन क्या है। एडमिशन है ओरल एक ऐसी स्टेटमेंट जो ओरल हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकती है, फैक्ट इन इश्यू से इन्फ्लुएंस रखती है, ठीक है। 18 सेक्शन क्या कहता है, पार्टी टू द सूट अगर एडमिशन रेलिवेंट है, एजेंट करना चाहते हैं तो करें, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में कोई पर्सन करता है तो करे, रेलिवेंट होगा। प्रोप्राइटरी राइट या फिर पेक्यूनरी इंटरेस्ट है किसी का, वो व्यक्ति करे, ठीक है। किसी से पहले टाइटल किसके पास था, टाइटल प्रोसीजरल, ठीक है, कौन उसको प्रोसीड करके आ रहा है, वो टाइटल इसके अंदर रेलिवेंट होगा। 19 के अंदर क्या कहा, 19 के अंदर कहा कि भाई ऐसे व्यक्ति के द्वारा स्टेटमेंट जो कि पार्टी टू द सूट भी नहीं है, ठीक है, लेकिन राइट और लाइबिलिटी अराइज कर देते हैं। ए बी सी रेंट लेने गया था, याद आ जाएगा। 20 में क्या बताया, 20 में बताया कि ये रेफर करता है। मैंने आपसे पूछा कि भाई सब कुछ ठीक है, मुझे नहीं पता, सी से जाके पूछो, को बात है ये, लेकिन फिर भी एडमिशन रेलिवेंट होगा सी का अगर डिस्प्यूट होता है तो। सेक्शन 18, 19, 20 कवर कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इसको और ज्यादा बुक से पढ़िए, ठीक है। सेक्शन 21 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डिस्कस करेंगे, मिल बांट कर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट और इतना टेक्निकल सेक्शन है ये इंडियन एविडेंस एक्ट का, अगर पूरी वीडियो देख लोगे ना तो गारंटी देता हूं कि समझ आ जाएगा, बिल्कुल समझ आ जाएगा, बढ़िया वाला, ठीक है। और अगर बीच में छोड़ के जाओगे तो नहीं समझ में आएगा, फिर किसी और की देखोगे और बुक से पढ़ोगे तब भी नहीं आएगा। इससे अच्छा या तो देख रहे हो तो देख लो, अदरवाइज रहने दो शुरुआत में ही। अगर देख रहे हो तो कंप्लीट देख लेना प्लीज। और देखो सेक्शन 21 क्या बताता है इंडियन एविडेंस एक्ट का, इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और टेक्निकल टर्म्स का यूज किया गया है, जिसको स्टूडेंट्स अगर बुक से पढ़ने बैठे तो गलत ही इंटरप्रेट करते हैं। जब मैंने पढ़ा, मैंने भी गलत किया, 2-3 बार पढ़ा, 4-5 बार पढ़ा, तब जाके कुछ मेरे पल्ले पड़ा। फिर मैंने सोचा कि चलो आपको बता देते हैं क्या बात है क्या नहीं, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं अगेंस्ट हुम एडमिशन कैन बी प्रूव्ड, वो व्यक्ति जिनके खिलाफ एडमिशन प्रूव किया जा सकता है, कौन है वो लोग, ठीक है। देखिए इन्होंने कहा पर्सन हु मेक्स देम और हिज रिप्रेजेंटेटिव, जो लोग एडमिशन कर रहे हैं, जो लोग एडमिशन कर रहे हैं या जिनके लोग एडमिशन कर रहे हैं, उनके खिलाफ ही एडमिशन को प्रूव किया जा सकता है। कमाल की बात है। मैं एक व्यक्ति हूं ए, मैं कुछ एडमिट कर रहा हूं, कोर्ट में जाके एडमिशन कर रहा हूं, कोई स्टेटमेंट है, एडमिशन क्या था, कोई स्टेटमेंट थी जो ओरल हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। ये मेरे पार्ट पे एडमिशन है, मैं किसी पार्ट पे एडमिशन कर रहा हूं और ये मेरे ही खिलाफ एडमिशन प्रूव किया जा सकता है। कमाल हो गई ये तो, है ना। तो यही इसमें बताया गया, या फिर मेरे रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ये किया जा सकता है। अच्छा जी, ठीक है, इतना तो आप सब समझ गए, हाँ सब समझ गए हैं, ठीक है। कंप्लीट देख लेना, अगर नहीं समझ में आए तो डिसलाइक करके चले जाना वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, सेक्शन 21 कहता है कि एडमिशन आर रेलिवेंट एंड कैन बी प्रूव्ड अगेंस्ट देम ऑल्सो। अभी यही तो बताया मैंने, है ना, यही तो बताया कि एडमिशन जो रेलिवेंट है वो उनके खिलाफ भी प्रूव किया जा सकता है। यहां पे बताया था ना, अभी वही पार्ट है। यहां पे क्या कहता है, दे देमसेल्फ कैन नॉट प्रूव देयर स्टेटमेंट, वो अपनी स्टेटमेंट को प्रूव नहीं कर सकते खुद ही। देखो समझते हैं, एडमिशन क्या है, एडमिशन स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट 2 प्रकार की होती हैं। द फर्स्ट वन इज सेल्फ हार्मिंग एंड सेकेंड वन इज सेल्फ सर्विंग। जो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट है,
इसको कोर्ट हमेशा एक्सेप्ट कर लेता है। अब आप पूछोगे कि कैसे, ऐसे कैसे, इतना भेदभाव क्यों भाई, इसको तो कभी एक्सेप्ट नहीं करता, इसको क्यों एक्सेप्ट करता है? देखो, एक ए पर्सन है, ठीक है, यहां पे आ जाते हैं, चलो, एक ए पर्सन है, ये कोर्ट में है, मैजिस्ट्रेट के सामने। अब इसके सामने, इसके पास, जब ये कोर्ट में है, कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं है, किसी प्रकार का इसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है, ये किसी कोर्शन में नहीं है, कुछ नहीं है, ये फ्री कंसेंट के साथ वहां पे खड़ा है। अगर ये व्यक्ति बेकसूर है, अगर ये बेकसूर है, तो 99% केसेस में लोग अपना गुनाह कबूल ही नहीं करते। जब वो बेकसूर हैं तो गुनाह किस चीज का? तो ये क्या कहेगा कि भाई मैंने कुछ नहीं किया जज साहब, मैं निर्दोष हूं, बिल्कुल मेरी कोई गलती नहीं है, ये यही कहेगा। ठीक है, मान गए। लेकिन अगर ये कहता है कि हाँ मैंने कत्ल किया है, मैंने चोरी की है, मैंने रेप किया है, मैंने डकैती की है, मैंने रॉबरी की है, तो भाई मजिस्ट्रेट मानेगा ही मानेगा, क्योंकि ये खुद के इंटरेस्ट में ही ऐसी बातें कह रहा है, खुद के इंटरेस्ट के अगेंस्ट बातें कह रहा है। ठीक है, खुद के अगेंस्ट कह रहा है ये बातें कि भाई मैंने कत्ल किया है, मैंने मर्डर किया है, मैंने रॉबरी की है, ये ए पर्सन ये सब स्टेटमेंट कर रहा है। तो ये कौन सी स्टेटमेंट है? ये खुद को नुकसान पहुंचाने वाली स्टेटमेंट है, सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट है। तो कोर्ट कहेगा कि हाँ भाई तूने किया है, हम कब कह रहे हैं किसी और ने किया है, तूने किया है, ठीक है, ऑलवेज एक्सेप्टेबल। ये होगी सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट। अगर बात करें सेल्फ सर्विंग की, तो सेल्फ सर्विंग की स्टेटमेंट कौन सी होती है? सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट वो होती हैं जिनमें हमारे ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। देखो, अब मैं हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं अजय के ऊपर केस कर रहा हूं। क्या केस कर रहा हूं अजय के ऊपर? कि अजय ने मेरे 10,000 रुपए देने हैं। ठीक है, कोर्ट कहेगा प्रूव करो, प्रूव करो कि अजय ने तुम्हारे 10,000 रुपए देने हैं, दिलवा देंगे। ठीक है ना, बर्डन ऑफ प्रूफ तो मेरे ऊपर है, मैं ही तो बताऊंगा कि भाई हाँ अजय ने मेरे, ये देखो ये समझौता रहा, ये हमारा एग्रीमेंट रहा, इसमें इसने कहा था कि, अजय ने कहा था कि भाई मैं तुझे अभी, तू मुझे दे दे 10,000 रुपए, मैं तुझे 2 महीने के बाद लौटा दूंगा। 2 महीने हो गए लेकिन दे नहीं रहा मेरे 10,000 रुपए। ये सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट है, ये एडमिशन के तौर पर काम में नहीं ली जा सकती। कब ली जा सकती हैं? ये कोर्ट कहता है कि नेवर एक्सेप्टेबल, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर ये ए व्यक्ति है, ये ए व्यक्ति क्या कहता है कि भाई मैंने खून नहीं किया, ठीक है, मैंने मर्डर नहीं किया, नहीं किया मैंने मर्डर। अब ये मर्डर जो इसने नहीं किया, ये कहता है कि ये कौन सी स्टेटमेंट है? ये सेल्फ फेवरिंग या फिर सर्विंग, जो खुद के फेवर में बात कह रहा है ना, वो सेल्फ फेवरिंग स्टेटमेंट है कि मैंने मर्डर नहीं किया, ये सेल्फ फेवरिंग स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट कोर्ट कहता है सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग कि हम इसको एडमिशन के तौर पर नहीं मानेंगे, नहीं इसको रेलेवेंट मानेंगे। ठीक है, लेकिन सेक्शन का असली खेल यहीं से शुरू होता है जहां से टेक्निकलिटी स्टार्ट होती है इसकी। इतना आपको समझ में आ गया कि इन्होंने कहा कि पर्सन हु मेक्स देम, जो व्यक्ति एडमिशन कर रहा है या उसके रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, उनके खिलाफ ही एडमिशन प्रूव किया जा सकता है। अगर वो खुद कह रहे हैं कि हाँ भाई हमने मर्डर किया है तो कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा। अगर वो कह रहे हैं कि नहीं हमने कुछ नहीं किया तो बर्डन ऑफ प्रूफ उनके पास है। लेकिन इस रूल की 3 एक्सेप्शन है कि सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट किन किन सर्कमस्टांसेस में, कौन कौन सी वो एक्सेप्शन है जब सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट भी एक्सेप्टेबल हो जाती हैं एज एडमिशन, और वो ही सेक्शन 21 है। ठीक है भाई, अब मैं आपको बता देता हूं इतना। अगर आपको नोट करना तो आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। एक्सेप्शन की बात करें, एक्सेप्शन 1 कहता है कि व्हेन एडमिशन इज ऑफ सच ऑफ नेचर, जब एडमिशन ऐसे नेचर का हो, जब एक व्यक्ति जो उसको बना रहा है अगर वो
जीवित ना भी हो, ठीक है, अगर देखिए जीवित तो है लेकिन हम उसको सपोज करके चल रहे हैं कि अगर वो मर भी जाता है, अगर वो नहीं भी प्रेजेंट, नहीं भी उसको कोई अंश धरती पे, तो वो रेलेवेंट है उसकी स्टेटमेंट सेक्शन 32 में। सेक्शन 32 बात करता है डाइंग डिक्लेरेशन की, ठीक है। तो 32 के अगर किसी भी क्लॉज में अगर एक्सेप्शन 1 के अकॉर्डिंग कोई एडमिशन रेलेवेंट होता है उस व्यक्ति के जीते जीते भी, तो भी वो एडमिशन रेलेवेंट हो जाएगा एक्सेप्शन 1 के अंडर। ऐसी कोई सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट जो किसी व्यक्ति ने बनाई है, किसी व्यक्ति ने कही है और वो अभी जीवित है, ठीक है, जीवित है। सपोज कीजिए कि ये व्यक्ति अभी मर चुका है, ठीक है, मर चुका है। सपोज करना है, अभी मरा नहीं है तो ये लिविंग ही, लेकिन हम इसको डेड सपोज करके चल रहे हैं। इसने एक सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट बनाई है और अगर ये जो सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट है इसके मरने के बाद अगर ये सेक्शन 32 में रही है तो ये इसके जीते जीते भी रेलेवेंट होगी सेक्शन 32 में और 21 में। तो ये रेलेवेंट होगी सेक्शन 21 में, ठीक है भाई, इतना आप समझ गए होंगे, है ना। अब एक इलस्ट्रेशन के साथ समझिए, देखो क्या हुआ है। एविडेंस दिए जाते हैं कि जो शिप का जो कैप्टन है वो शिप को किसी और डायरेक्शन में लेके जा रहा है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में उसको लेके जाना था उस डायरेक्शन की बजाय किसी और डायरेक्शन में लेके जा रहा है। डायरी नहीं, कैप्टन जो है उसकी एक आदत थी, जैसे मेरी आदत है, वो डेली डायरी लिखता था। वो रोज की रोज वही बातें लिखता था कि आज शिप यहां से चली है, आज यहां से चली है, नॉर्मल चल रही है, जो इसका वे पाथ डिसाइडेड था ये उसी पाथ पे चल रही है। जो उसको बातें लिखनी थी वो उसमें लिखता था। अब कैप्टन तो जीवित है, सपोज कीजिए कैप्टन मर जाए तो उसकी डायरी रिकवर हो जाए, उसके ऊपर इन्होंने उसको एक्यूज्ड बना रखा था कि भाई जो शिप है वो प्रॉपर कोर्स में नहीं चल रही, ठीक है। लेकिन जो शिप जो मरने के बाद जो उसकी डायरी मिलती है वो तो 32 के अंदर रेलेवेंट हो जाएगी डाइंग डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग। तो वो जो स्टेटमेंट उसकी डायरी में रिकॉर्डेड है कि भाई प्रॉपर कोर्स के अंदर ही चल रही थी, उसके बाहर नहीं चल रही थी शिप, वो रेलेवेंट हो जाती है सेक्शन 21 के अंदर, ठीक है। इसका एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, देखिए। एक पर्सन है ए जो कि एक्यूज्ड है मर्डर का, कहां पे, कलकत्ता में, ठीक है। एक व्यक्ति है जो एक्यूज्ड है मर्डर का कलकत्ता में, कि भाई इस व्यक्ति ने कलकत्ता में जाके किसी बी पर्सन का मर्डर किया है, ठीक है। अब जो ए है वो क्या करता है, अब ये तो इन्होंने कर दिया, ठीक है। अब ए व्यक्ति क्या करता है, ए व्यक्ति अपनी प्रेजेंस बताता है कि मैं तो लाहौर में था। क्या बात करते हो जनाब, आपको कैसे लगता है कि मैंने कलकत्ता में खून कर दिया जाके, मैं तो लाहौर में था। मैं बताता हूं आपको कैसा था भाई, कहां पे था बता, प्ली ऑफ एलिबी तो ले रहा है तो एल्सवेयर की, कहां पे था तू। सर मैं लाहौर में था, मैं आपको बताता हूं, मैंने लाहौर में ये खून किस तारीख को हुआ, 11/3/2021 को हुआ ना, तो मैंने 11/3/2021 में ही लाहौर से एक लेटर पोस्ट किया है, बोलो, मैंने लाहौर से लेटर पोस्ट किया है और वो लेटर मैंने इसी तारीख को पोस्ट किया है 11/3/2021 को। मैं तो यहां पे था ही नहीं, आप मेरे ऊपर मुझे एक्यूज कैसे कर सकते हो, मेरे ऊपर खून का इल्जाम कैसे लगा सकते हो। When admission is such of nature that if the person making it were dead, it would be relevant as third person under section 32। समझ आ गई बात। अगर सिंपल और साफ भाषा में इसको मैं कहूं तो ये कहता है कि एक ऐसी सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट जो खुद के फेवर में हो
और वो व्यक्ति उसको कह रहा हो, और उस व्यक्ति, अगर हम उसको मान ले कि वो व्यक्ति मर चुका है और वो 32 के अंदर रेलेवेंट है, तो वो 21 के अंदर भी रेलेवेंट होगी। समझ गए भाई? बात करेंगे एक्सेप्शन 2 की। इससे पहले एक्सेप्शन 2 को स्टार्ट करें, एक्सेप्शन 1 का एक इलस्ट्रेशन मैं आपको और दे देता हूं। देखो भाई, एक पर्सन है, ठीक है, एक बी पर्सन है, और ये जो ए है, ये इसके ऊपर चार्जेस हैं, ये एक्यूज्ड है कि इसने मर्डर किया है बी का। ओके, ए ने मर्डर किया है बी का, ये एक्यूज्ड है ए पर्सन, एक्यूज्ड पर्सन ए से एक्यूज्ड। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, ए हमारी पार्टी है, ठीक है, बी भी हमारी पार्टी है, और ये हमारी पावरी नहीं हो रही है। ए मर्डर्ड बी, ठीक है, ये एक्यूज्ड है ए। अब कोर्ट जो है वो ए को कहते हैं कि आप के ऊपर चार्ज है कि आपने ए का खून किया, सॉरी बी का खून किया है। ए व्यक्ति मजिस्ट्रेट को क्या कहते हैं कि सर आप कह तो रहे हैं कि मैंने बी का खून किया है, लेकिन बी का खून, ये कहते हैं कि बी का खून हुआ भाई मुंबई में। अच्छा, क्या सर प्लीज मेरी बात सुनोगे? कहते हाँ बोलिए। सर मैं तो कनाडा में था। ये पूछते कब? कहते जिस दिन इसका खून हुआ। इसका खून कब हुआ? इसका खून हुआ 12/3/21 को। आप कनाडा में कब थे? 12/3/21 को। अब सपोज करो, सपोज करने की बात है कि ये जो हमारा ए है ये अज्ञात पर्सन है, अज्ञात मतलब अनआइडेंटिफाइड पर्सन। अभी इसका पता ही नहीं है कि कौन है ये, किसने खून किया है, किसने नहीं खून किया। अब इसके ऊपर ये एक्स पर्सन है, और एक्स पर्सन के ऊपर कोर्ट एज्यूम कर रही है कि एक्स ने खून किया होगा, ठीक है। फिर हमें पता चलता है एक दिन के बाद कि एक्स का भी खून हो गया, एक्स का भी किसी ने मर्डर कर दिया, एक्स का किसी ने मर्डर कर दिया। और जिसको हम ये मान रहे थे कि एक्स जो है उसने बी का मर्डर किया है, वो तो बेचारा खुद कनाडा में बैठा था और खून तो मुंबई में हुआ है, और वो तो 3 तारीख को हुआ है, मतलब सॉरी 12 तारीख को हुआ है, और 12 तारीख को तो कनाडा में था। खुद ही कोर्ट को पता चल जाता है। तो ये जो इसकी स्टेटमेंट है, जो इसका रिकॉर्ड है, होटल में ये रुका, कहीं घूमा, किसी सीसीटीवी फुटेज जो भी है, 32 के अंदर जो रेलिवेंट है, ठीक है, वो 21 के अंदर रेलिवेंट होगी अगर ये व्यक्ति जीवित होगा तो। समझ गए आप? अब एक्सेप्शन 2 कहती है इट एनेबल्स अ पर्सन टू प्रूव हिज स्टेटमेंट एज टू हिज स्टेट ऑफ माइंड। एक्सेप्शन 2 एक व्यक्ति को एनेबल कर देती है कि वो अपनी स्टेटमेंट को अपने स्टेट ऑफ माइंड के अकॉर्डिंग प्रूव कर दे। कोई ऐसी सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट है जो स्टेटमेंट किसी व्यक्ति के स्टेट ऑफ माइंड, कंडक्ट को देखकर हम मान लेते हैं कि भाई हाँ ये एडमिशन हो जाएगा। अब देखो कैसे। ए एक लड़की है, बी एक लड़का है। ए आती है, ए जो है वो रोती रोती आती है और कहती है कि बी ने इसके साथ रेप किया है, ठीक है। ए रोती रोती आती है बी के पास से और कहती है कि मेरे साथ बी ने रेप किया है, और स्टेटमेंट देती है, ठीक है। स्टेटमेंट देते देते कौन सी स्टेटमेंट दे रही है? सेल्फ सर्विंग, ठीक है। सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट देते देते ये क्या कहती है कि बी ने मेरे साथ रेप किया है, रो रही है, बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रही है और बहुत परेशान है,
हाथ पांव कांप रहे हैं, शरीर पर चोटिल है, शरीर चोट के निशान है, ठीक है, खून बह रहा है सिर से, काफी चीजें हैं जो किस चीज को शो करती हैं, स्टेट ऑफ माइंड को और उसकी बॉडीली कंडक्ट को, उसके कंडक्ट को शो करती हैं। तो वहां पर जो सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट हैं उनको हम रेलेवेंट एडमिशन मानते हैं भाई, ठीक है, एडमिशन मानेंगे जो एक रेलेवेंट होगा, ठीक है। ये थी एक्सेप्शन 2। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। एक पर्सन है जो एक्यूज्ड है, इसके ऊपर क्या चार्ज है कि इसने ना, ये क्या करता है, ये स्टोलन प्रॉपर्टी को बेचता है। एक एक्यूज्ड है कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी को बेचता है, इसके ऊपर ये आरोप लगा है, ठीक है। ए क्या कहता है, ए कहता है कि भाई देखो, अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी चोरी की होती और सपोज उसका प्राइस 100 रुपये था, तो चोरी की हुई है, मेरे कौन से घर से गए हैं, मैं तो उसको 50 में भी बेच दूंगा ना। अगर मैंने चोरी की होती तो मैं 100 के आइटम को 50 में बेच देता बड़े आराम से, मेरे तो 50 के 50 मेरी इनकम है, 50 की 50 ही मेरा प्रॉफिट है। मुझे कौन सा उसमें कोई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस देखना था ना, बिल्कुल भी नहीं। तो ये अपने पार्ट पे ऐसे सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट देता है कि भाई मैंने चोरी नहीं की, मेरा ये जो प्रोडक्ट था ये स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि मैंने जो उसका एमआरपी था उससे उसको नीचे सेल ही नहीं किया। अब ए व्यक्ति ने चाहे बेशक से सच में ही स्टोलन प्रॉपर्टी ली हो, स्टोलन प्रॉपर्टी को आगे बेचा हो, लेकिन अगर उसने एमआरपी से नीचे नहीं बेचा तो कोर्ट भी एक टाइम पे ये एडमिशन तो एडमिट कर ही लेगा कि हाँ इस व्यक्ति ने शायद चोरी ना भी की हो, क्योंकि अगर चोरी करता तो इसको क्या फर्क पड़ता है, एमआरपी पे जाए एमआरपी से नीचे जाए, इसको तो प्रॉफिट से मतलब है और सारा प्रॉफिट इसका ही है। लेकिन ये व्यक्ति बड़ा चालाक है, शातिर है बहुत, कहता है कि नहीं 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 सर, एमआरपी से नीचे नहीं मैं दूंगा, बिल्कुल भी एमआरपी से नीचे दूंगा मेरा घाटा हो जाएगा। और एमआरपी से नीचे देख किसको देके घाटा होता है भाई, जो एक व्यापारी होते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से रिटेल में होलसेल से खरीदा और रिटेल में बेच रहे हैं, उन्हीं का घाटा होता होगा, चोर चुक्कों को थोड़ी घाटा होता है इसमें। तो यहां पर इन्होंने बढ़िया डिफेंस लिया इस चीज का, बढ़िया एडमिशन जो रेलिवेंट हो गया, ठीक है। दिमाग तो बहुत लगा लेते हैं यार ये। बात करते हैं एक्सेप्शन 3 की, जो लास्ट एक्सेप्शन है। और कॉन्ग्रेचुलेशन माय डियर फ्रेंड, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आपको थर्ड भी आ जाएगी और फिर आपका सेक्शन 21 कंप्लीट हो जाएगा। और जो आपको ये कहते हैं कि सेक्शन 21 मुश्किल है, उनको आप मेरी वीडियो दिखा देना और सेक्शन 21 इजी हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्शन 3, एक्सेप्शन 3 कहती है कोई ऐसा रेलिवेंट फैक्ट जो या तो खुद उसने रेलिवेंट किया हो वो फैक्ट, या फिर उसकी द्वारा किया गया हो, ठीक है, उसके बिहाफ पे किया गया हो, और वो एक एडमिशन नहीं है, लेकिन वो एडमिशन हो जाएगा कब, अगर वो एक्सेप्शन 3 के अंदर फॉल करेगा। और एक्सेप्शन 3 क्या कहती है, एक्सेप्शन 3 कहती है कि एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ हिम इज रेलिवेंट अदरवाइज देन एज एडमिशन। कोई भी एक ऐसा फैक्ट जिसको एडमिशन के तौर पर पेश किया जा सकता है, एडमिट किया जा सकता है, लेकिन वो एडमिशन नहीं है। जैसे कि सेक्शन 6 की बात करते हैं हम, जिसमें हमें रेस जेस्टे की बात की गई है ना। रेस जेस्टे में क्या होता है, ट्रांजैक्शन की बात की जाती है ना। आपने शायद वो वीडियो नहीं देखी है, देखो यहाँ पर लिंक मिल रहा होगा आपको, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन की बात करता है सेक्शन 6 रेस जेस्टे की। एक्सेप्शन 3 है, ये सिमिलर है 1 और 2 से, बहुत सिमिलर है। देखो ये कहते हैं कि जो एडमिशन का पार्ट नहीं है ना, उसको भी एडमिशन कैसे लाना है, कैसे लाना है उसको। देखो ए एक पर्सन है, ठीक है, इसका एक्सीडेंट कर दिया भाई बी ने, ठीक है, और बहुत जोर से इसको गाड़ी के साथ टक्कर मार दी, ये बेचारा सड़क पे पड़ा पड़ा रो रहा है, ठीक है, और देखो रो रहा है, कितनी बड़ी बड़ी आंसू हैं इसके ना, ये रो रहा है। और यहां से आता है सी, इसको पूछता है अरे भाई क्या बात होगी, क्यों रो रहा है ये भाई, क्या हो गया। ये कहता है यार वो फलाना लड़का है ना, बी नाम का व्यक्ति, उसने मुझे गाड़ी के साथ टक्कर मार दी और ये इतनी बुरी तरीके से रो रहा है कि
इसको इसका कंडक्ट दिख रहा है, ठीक है, इसके घुटने छिल गए, इसकी कूहनी पे चोट लग गई, इसको माथे पे चोट लग गई, ठीक है, इसके शरीर के कपड़े फट रहे हैं, ठीक है, और ये रो रहा है, इसको दर्द हो रहा है और इसको फर्स्ट एड की इंस्टेंट ज़रूरत है। तो पता लगता है ये इसके हाथ पांव कांप रहे हैं, इसको लोग पानी पिला रहे हैं आके, तो लगता है कि भाई हाँ सच्ची में एक्सीडेंट तो हुआ है। और ये बेचारा रो रो के यहाँ पे कह रहा है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तो ये पागल तो नहीं है, इसको इतनी दुनिया में से किसी और का नाम तो दिखा नहीं, इसको बी का ही क्यों दिखा? अगर बी ने कुछ किया होगा तभी तो देखा होगा ना। और फिर पीछे से डी आता है, यहाँ से ए आया, देखो डी क्या कहता है, हाँ हाँ मैंने भी अभी देखा था डी को, बी को यहीं पे आया था, बहुत स्पीड से गाड़ी लेके गया था। ये जो फैक्ट्स हैं, ये जो फैक्ट्स है ना कि हाँ ये ट्रांजैक्शन फॉर्म कर रहे हैं, ये जो एक ही स्टेटमेंट है कि हाँ बी ने ही मुझे टक्कर मारी है, ये क्या है? सेल्फ फेवरिंग स्टेटमेंट है, सेल्फ फेवरिंग, यस, सेल्फ सर्विंग या सेल्फ फेवरिंग। तो ये जो कह रहा है कि सेल्फ फेवरिंग स्टेटमेंट है, ये ऐसा तो प्रूव नहीं होती, लेकिन यहां पर कंडक्ट के साथ प्रूव हो जाएगी, जो कि एक्सेप्शन 2 में भी हमें बताया गया था। 2 में भी कंसिडर कर सकते हैं इस एग्जाम्पल को हम, और 3 में भी, तो यहां पर वो रेलेवेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा अगेंस्ट हुम एडमिशन कैन बी प्रूव्ड। हमें पता लग गया कि एडमिशन किसके खिलाफ भी प्रूव किया जा सकता है। हमने देखा इस लेक्चर में कि 2 प्रकार की स्टेटमेंट होती हैं, हार्मिंग और फेवरिंग, ठीक है, सेल्फ फेवरिंग या सेल्फ हार्मिंग कह लीजिए। जो स्टेटमेंट सेल्फ हार्मिंग होती हैं उनको कोर्ट फर्स्ट इंस्टांस में ही एक्सेप्ट कर लेता है, एडमिट कर लेता है, लेकिन जो ये है सेल्फ फेवरिंग है, इनको नहीं करते हैं। और इसके लिए हमारे पास 3 एक्सेप्शन आती हैं, ठीक है। एक तो 32 वाली आ गई डिक्लेरेशन वाली, एक में कंडक्ट आ जाता है और एक में अदरवाइज रेलेवेंट आ जाता है, ठीक है। तो 3 स्टेटमेंट हैं, 3 अच्छी हैं। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ डाउट है तो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने नीचे दे रखा है, उसको ज्वाइन कीजिए, एडमिन मैं हूं, मुझे मैसेज कीजिए या फिर कमेंट करिए अपने डाउट को, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और एक बात और इम्पोर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एविडेंस की बुक खरीदना चाहते हैं तो बेस्ट बुक का सेट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। और आज के लिए सेक्शन 21 में इतना ही, आगे करेंगे 22 और 23। इन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 22, 22A और 23 को डिस्कस करेंगे। इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद हमारा एडमिशन वाला टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 17 से 23 तक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको कंटेंट थोड़ा भी अच्छा लगता है, हल्का सा भी समझ आता है ना इससे, मैं तो गारंटी ले रहा हूं कि आपको समझ आ जाएगा, आप इसको कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत समझ आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, और सब्सक्राइब करने में तो पैसा लगता नहीं है कुछ, ठीक है। तो 22 सेक्शन से शुरू करते हैं बात। 22 सेक्शन कहता है कि जनरल एक प्रिंसिपल समझ लीजिए पहले तो। जनरल एक प्रिंसिपल ये है, जनरल एक रूल ये है कि किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को अगर मैं ओरली एडमिट कर रहा हूं तो वो एक रेलिवेंट एडमिशन नहीं है, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक रजिस्ट्री है, टाइटल डीड है, अगर मैं टाइटल डीड के अंदर के कंटेंट को कि हाँ जी इसने मेरे ऊपर ऐसे ऐसे इतने पैसे देकर रजिस्ट्री करवाई थी, ये वो ऐसे ऐसे कोर्ट में रजिस्ट्री की एक कहानी सुना रहा हूँ और एडमिशन कर रहा हूँ उस पार्ट पे ओरली, तो जनरल रूल ये है कि वो एक रेलिवेंट एडमिशन नहीं है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को पेश करो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही एक सही एडमिशन होगा, ठीक है। ये तो कहता है जनरल रूल। सेक्शन 22 क्या कहता है? सेक्शन 22 कहता है कि जो हमारा ओरल, जो मैंने अभी बताया आपको, जो कहानी सुना रहा था, क्या वो भी रेलिवेंट हो सकती है? तो सेक्शन 22 इसका आंसर देता है हाँ जी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। 2 एक्सेप्शन देता है। आप एक्सेप्शन कह सकते हैं कि इस रूल को ये एक्सेप्शन है। अब ये 2 एक्सेप्शन है क्या? 2 एक्सेप्शन समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो, राहुल है और एक अजय है, 2 पार्टी हैं। राहुल एक प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करता है अजय के पास, ठीक है। अब अजय क्या है, अजय चाहता है कि भाई मुझे पोजेशन मिल जाए इस प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब अजय इस प्रॉपर्टी का पोजेशन लेना चाह रहा है, कोर्ट केस हो जाता है। अब कोर्ट में कोर्ट अजय को कहता है कि ठीक है पोजेशन लेना है ना, मॉर्टगेज डेट दिखाओ कहां पे है, जो आपने मॉर्टगेज की डेट की थी ना वो दिखाओ। अब सपोज कीजिए कि अजय के पास ये मॉर्टगेज डेट है ही नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था मेरे पास है और कोई कॉपी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, मैंने किसी के सामने ओरली ये एडमिट किया कि हाँ मैंने मॉर्टगेज कर रखा है इस प्रॉपर्टी को, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब क्या होगा,
अजय से कोर्ट कह रहा है कि जाओ मॉर्गेज डीड लेके आओ, पोजीशन दिलवा देंगे। अजय के पास तो मॉर्गेज डीड है ही नहीं। तो जनरल रूल के अकॉर्डिंग ये एक्सेप्शन यहाँ पे लागू नहीं होती। जनरल रूल हमारा ये कहता है कि ठीक है, अब ये जो अगर ये कुछ कहानी सुनाएगा कि नहीं जी ओरल एडमिशन हुआ था जी, इसने मुझे कहा था कि राहुल ने मुझे कहा था कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर ले, इतने पैसे दे दे, ये वो ऐसे, तो वो सब बातें यहाँ पे कोर्ट नहीं मानेगा, क्योंकि ओरल एडमिशन टू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर नॉट रेलिवेंट। जनरल रूल की इतनी बात है। सेक्शन 22 क्या कहता है, इसी में समझेंगे, आगे आगे समझेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, सेक्शन 22 कहता है ओरल एडमिशन किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट का रेलेवेंट हो जाएगा अगर वो पार्टी ये प्रूव कर दे कि जी मैं सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एंटाइटल हूं कोर्ट में। देखो, सेकेंडरी एविडेंस आप ऐसे समझ सकते हो जिसमें कि स्टेटमेंट भी आ जाती है ओरल, ठीक है। मतलब जो मेन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना, उसको छोड़ के किसी प्रकार का एक ऐसा डॉक्यूमेंट, कुछ ऐसा एविडेंस जो कोर्ट में एडमिसिबल हो जाए, उसको हम सेकेंडरी एविडेंस की गिनती में ले सकते हैं, ठीक है। अब आप मेरी बात समझिए। एक इसने क्या कहा, इसने कहा कि जब एक पार्टी ये प्रूव कर दे कि सेकेंडरी एविडेंस देने को एंटाइटल है वो, अब पार्टी को कैसे पता कि वो एंटाइटल है या नहीं है ना। अब पार्टी को क्या करना पड़ेगा, पार्टी को देखना पड़ेगा सेक्शन 65 इंडियन एविडेंस एक्ट का, ठीक है। पार्टी जाके देखेगी 65 सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो देखेगी कि इसमें क्या बताया गया है। उसमें बताया गया कि अगर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल उस सामने वाली पार्टी के पास है और उस पार्टी को कोर्ट ने नोटिस भी दे लिए, समन भी दे लिए, लेकिन वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेकर नहीं आ रहा, ठीक है। अब वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेकर नहीं आ रहा तो कोर्ट यहां पे प्रूव कैसे करेगा। अब कोर्ट ने राहुल को कह दिया कि भाई मॉर्गेज डीड लेके आना, ये लेके नहीं आ रहा, तो अजय के पार्ट पे क्या गलती है, अजय को तो पोजीशन चाहिए ना, लेकिन यहां पे तो नहीं मिलेगी। तो अब क्या कर सकता है कोर्ट इसको परमिशन दे सकता है कि भाई एक काम कर, तेरे पास जो सर्टिफाइड कॉपी है जिसकी फोटोस्टेट भी है ना, या फिर इसने किसी के सामने कहा हो, वो स्टेटमेंट लेके आ जा, मैं उसको एडमिसिबल कर लूंगा, ठीक है। तो कोर्ट यहां पर अजय को ऐसे कह सकता है। एक तो ये है, ये 65 में बता रखा है सारी बातें, मैं कहीं बाहर से नहीं बना रहा इन बातों को। लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या तो वो लॉस्ट हो गया हो, गुम हो गया हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि मेरा एक टाइटल डीड थी, वो गुम हो गई। अब मैंने उसकी एफआईआर दर्ज करवाई, एफआईआर दर्ज करवा के मैं एफआईआर की कॉपी लेके जाता हूँ कोर्ट में कि सर ये देखो ओरिजिनल जो था वो गुम हो गया था काफी टाइम पहले, ये देखो एफआईआर की कॉपी है मेरे पास, और प्लीज मुझे परमिशन दी जाए कि मैं इसका सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में प्रूव कर सकूं, ठीक है, प्रोड्यूस कर सकूं, ठीक है। तीसरा कहता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो इजी टू मूव नहीं है, ठीक है, इजी टू मूव नहीं है, इस नेचर का है कि उसको इजीली मूव नहीं करवाया जा सकता, ठीक है, ऐसा कुछ नेचर है उसका। फिर कहता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है सेक्शन 74 के अकॉर्डिंग। 74 सेक्शन में पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या है क्या नहीं, किनको पब्लिक डॉक्यूमेंट गिनेंगे किनको नहीं गिनेंगे, वो 74 सेक्शन में बताया गया इंडियन एविडेंस एक्ट के। और 74 के अकॉर्डिंग अगर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सपोज कीजिए कि मॉर्गेज डीड प्रॉपर्टी इनकी पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सपोज करना है नहीं है, सपोज कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, अगर ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो उसकी सर्टिफाइड कॉपीज लगा लीजिए, या फिर उसका जो कॉपी है फोटोस्टेट कॉपी है वो सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर एडमिसिबल हो जाएगा, ओके। या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको इंडियन एविडेंस एक्ट ने या किसी भी अदर एक्ट ने या किसी लॉ ने ये कहा हो कि इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की हम सर्टिफाइड कॉपीज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं एज ए सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है। लास्ट है कि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट न्यूमरस अकाउंट्स में है, सपोज कीजिए कि बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, तो वहां पर आप क्या करोगे, उस बुक्स को सारे को कोर्ट में लेके आओगे क्या, नहीं, तो कोर्ट वहां पे परमिशन दे सकता है कि ठीक है आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, उसकी ओरल कंटेंट बताइए कि क्या क्या है, ठीक है। तो ये है फर्स्ट एक्सेप्शन, समझ गए होंगे आप जहां तक मुझे लगता है। फिर आता है दूसरी बात कि अगर डॉक्यूमेंट की इस बात पर क्वेश्चन अराइज हो जाए कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है। अब राहुल ने अजय के पास एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज की,
कल को क्या होता है, कोर्ट ने कह दिया कि भाई मॉर्टगेज वाली प्रॉपर्टी आपने जो मॉर्टगेज की है वो मॉर्टगेज डीड लेके आइए। कोर्ट ने मॉर्टगेज डीड मंगवा ली। अब राहुल कहता है कि जो मैंने इस डीड पे साइन किया है ना, जो यहाँ पे दिख रहा है, ये मैंने नहीं किया, ठीक है, ये जो कोर्ट को दिख रहा है कि मॉर्टगेज डीड पे साइन कर रखा है, ये मैंने नहीं किया। तो वहां पर जो अजय है वो क्या कर सकता है, वो प्रूव कर सकता है ओरल एडमिशन से कि हाँ नहीं जी देखो, इसने दो बंदे और थे जब इसने ये मॉर्टगेज डीड बनाई, गवाह थे, उन्होंने बताया था, उनके सामने कहा था, उनकी गवाही जो उनका ओरल एडमिशन होगा वो यहाँ पर रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये था सेक्शन 22 की बात। इतना ही था सेक्शन 22 में। कुछ टिपिकल था, कुछ टिपिकल नहीं था। नॉर्मल रूल ये था कि भाई किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को हम ओरली नहीं प्रोड्यूस कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते, मान लिया। सेक्शन 22 ने कहा कि भाई कर सकते हैं अगर सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए पार्टी एंटाइटल हो, या फिर जो डॉक्यूमेंट है वही जेन्युइननेस पे उसके ऊपर क्वेश्चन अराइज होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सेक्शन 22 एक एक्सेप्शन है जनरल रूल को। ठीक है, 22A की बात करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट सेक्शन 22A, देन इट टॉक्स अबाउट oral admission as to the content of electronic record are not relevant unless the genuineness of the electronic record produced in question। मतलब इनका ये है कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिगार्डिंग कोई उसके कंटेंट के रिकॉर्डिंग अगर ओरल एडमिशन किया जा रहा है तो वो रेलेवेंट नहीं होगा अगर उसकी जेन्युइननेस से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है। अगर क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो ओरल एडमिशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कंटेंट का एक रेलेवेंट एडमिशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, एक वीडियो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, ठीक है, अगर इसका ओरल कंटेंट मैं बता रहा हूं राहुल, ठीक है, किसको, कोर्ट को, तो ये रेलेवेंट नहीं है जनरल रूल की तरह, ओरल वाला रेलेवेंट नहीं है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, अगर इसकी जेन्युइननेस पे क्वेश्चन उठ रहा है कि नहीं ये वीडियो तो फेक है, इस वीडियो को एडिट किया गया है, कई बार इसको एडिट किया गया है, ये तो मतलब फेक ही है, इसको बहुत बड़ी फेक वीडियो है, सब साफ साफ दिख रहा है, ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है कोर्ट के सामने जेन्युइननेस पे कि हाँ ये वीडियो जेन्युइन था या नहीं, तो वहां पर ओरल किसी व्यक्ति का एडमिशन किया जा सकता है इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कंटेंट का। ये था सेक्शन 22A, दिस मच ओनली। बात करते हैं सेक्शन 23 की। सेक्शन जो 23 है वो ये बताता है कि एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट, सिविल केसेस में एडमिशन कब रेलेवेंट होता है। तो ये कहता है कि देखिए सिविल केसेस में कोई भी एडमिशन रेलेवेंट नहीं होगा, ध्यान से सुनना, सिविल केसेस में कोई भी एडमिशन रेलेवेंट नहीं होगा अगर वो दो कंडीशन में फॉल कर रहा है। पहली कंडीशन, इफ इट इज मेड आइदर अपॉन एन एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ इट इज नॉट गिवन। मैं सामने वाले व्यक्ति को ये कह रहा हूं कि भैया ये जो एविडेंस है ना, ये जो मैं आपको दे रहा हूं, ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं, इसको आप कल को कोर्ट में मेरे खिलाफ यूज नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ है, अगर मैं उसके ऊपर विदाउट प्रेजुडिस लिख रहा हूं तो वहां पर वो सेक्शन 23 के अंदर हमारे पास एडमिसेबल नहीं रहेगा वो एडमिशन। ठीक है, वेयर द कोर्ट इन्फर दैट पार्टीज एग्रीड टुगेदर द एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी गिवन। जहां पर कोर्ट को लगता है कि ये दो पार्टीज हैं और इन दोनों पार्टीज ने पहले ये समझौता किया था, एग्रीमेंट किया था, और अब एक पार्टी लेके आ गई है। देखो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ सारी चीजें। ठीक है, देखो क्या है, इन्होंने कहा कि सिविल केसेस में कोई भी एडमिशन रेलेवेंट नहीं है अगर वो एक्सप्रेसली का मतलब ये है, देखो ये एक लेटर है, ठीक है, मैंने इसमें लिखा विदाउट प्रीजुडाइस। इट मीन्स कि जो भी मैं यहां लिखूंगा, जो भी मैं आपको यहां लिख के दे रहा हूं ये लेटर, आप इसको कल को मेरे ही खिलाफ कोर्ट में यूज नहीं करोगे, एज एडमिशन मेरे खिलाफ एज एविडेंस नहीं यूज करोगे आप मेरे खिलाफ। ठीक है, आप मेरे अगेंस्ट नहीं जा सकते इस लेटर को लेके। ये एक एग्रीमेंट है हमारा, म्यूचुअल एग्रीमेंट है हमारा। ठीक है, ये बताया गया फर्स्ट कंडीशन में कि एक्सप्रेसली मैंने बता दिया है कि भाई आप इसको यही यूज नहीं कर सकते, तो ये एडमिशन रेलेवेंट नहीं है। समझ में आ गई पहली बात। दूसरी बात, अब सपोज कीजिए कि वो व्यक्ति इसको लेके फिर भी चला गया, जिसको मैंने ये लेटर लिखा, मैंने सपोज कीजिए शाम को लिखा था ये लेटर, ठीक है, तो अब शाम इस लेटर को लेके फिर भी कोर्ट में भाग गया। अब कोर्ट को पता है कि ये विदाउट प्रेजुडिस है, कोर्ट कैन इन्फर
दैट पार्टीज एग्रीड टुगेदर द एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी गिवन। अब पार्टीज ने दोनों ने एग्री किया था कि भाई ये लेटर मैं आपको लिख तो रहा हूं, लेकिन अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हो तो आप इसको कोर्ट में मेरे खिलाफ पेश नहीं करोगे, और ये फिर भी कर देता है, तो कोर्ट यहाँ पे इसको एडमिसिबल नहीं करेगा अंडर सेक्शन 23। समझ में आ गई? ये था सेक्शन 23। अब देखो इसमें एक आती है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन कहती है कि जो ये सेक्शन है 23, ये क्या कहता है, जनरल रूल क्या होता है? जनरल रूल होता है कि जो एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होती है वो होती है कॉन्फिडेंशियल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, वजह चाहे कुछ भी रही हो, हमारी तबीयत कैसे खराब हुई है हमारे फैमिली मेंबर्स को नहीं पता होता, लेकिन हमारे डॉक्टर को पता जरूर होनी चाहिए, है ना। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को कहते हैं कि सर ऐसे ऐसे करके बात हो गई, रात ज़्यादा ड्रिंक कर लिया या फिर ओवर ईटिंग कर ली, फूड पॉइजनिंग होगी, जो भी कारण था, मैंने गोलगप्पे खा लिए घर वालों से छुप के, तो जो कुछ भी कारण था, प्रोफेशनल टॉक होती है, वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होती है, वहाँ पर हम डॉक्टर के साथ खुल के बात करते हैं। सेम केस हमारे लॉयर के साथ होता है। लॉयर, बैरिस्टर, एडवोकेट, ठीक है, वकील, आप कुछ भी कह लीजिए, इनसे जब हम खुल के बात करते हैं, एक क्लाइंट खुल के बात करता है, एक क्लाइंट ने 2 मर्डर कर रखे हैं, वो दोनों मर्डर की कहानी अपने लॉयर को जरूर बताएगा। कोई भी व्यक्ति है वो अपने एडवोकेट से तो जरूर खुल के बात करेगा। अगर उसने 2 खून भी किए हैं, वो अपने लॉयर को बताएगा कि सर मैंने तो 2 खून किए हैं, ठीक है, और आप मुझे बचा सकते हो तो मुझे बचा लो प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, मैंने इन सर्कमस्टांसेस में ऐसे खून किए हैं। तो ये जो इनकी बातें हैं, ये हैं कौन सी कम्युनिकेशन है? ये है प्रिविलेज्ड लगा लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है। इन बातों को, ये जो बात है, इनको हमारा सेक्शन 126 कहता है कि आप नहीं बताओगे कहीं पे भी जब तक आपके पास क्लाइंट की कंसेंट नहीं है। प्रायर कंसेंट आपको क्लाइंट की लेनी पड़ेगी, तब जाके आप लोगे। अगर अब मान लीजिए मैं एक एडवोकेट हूं, मेरे पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि सर मैंने 2 खून किए हैं और मुझे बचा लीजिए, ठीक है, मैं उसको केस ले लेता हूं। लेने के बाद मैं कोर्ट में जाकर कहता हूं सर मेरे क्लाइंट ने तो एडमिशन किया है मेरे सामने कि इसने 2 खून किए, दे दो सजा। तो ये जो मैं एडमिशन वहां पे जाके कोर्ट में करूंगा ना, ये एडमिशन रेलिवेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू 126 सेक्शन, क्योंकि हमारी एक्सप्लेनेशन ने हमें बताया है। एक्सप्लेनेशन हमारी कहती है कम्युनिकेशन मेड टू लॉयर्स in furtherance of a crime are not protected from disclosure which he can be compelled to disclose under section 126। तो समझ गए आप, 126 में सिर्फ और सिर्फ इतना बताया गया है कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को आप नहीं बताओगे अपनी मर्जी से, ठीक है, लेकिन कोर्ट आपको कंपेल कर सकता है। कोर्ट आपको किस चीज के लिए कंपेल कर सकता है? अगर आप किसी, अभी जो इलीगल एक्ट हुआ नहीं है लेकिन उसको एक्ट करने की प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर एडवोकेट की ये ड्यूटी बनती है, 126 को कंपेल करता है कि जाके आप कोर्ट को बताइए कि इस क्लाइंट ने ऐसे से कहा है, ठीक है, और मुझे ये बताना पड़ेगा, वहां पे उसकी ड्यूटी है। अगर वो नहीं बताता तो कोर्ट भी एडवोकेट को कंपेल कर सकता है ये बात बताने के लिए। ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। तो हमारी एक्सप्लेनेशन ने कहा कि ये जो 23 सेक्शन है, ये किसी भी प्रकार से विदाउट प्रेजुडिस वाला सेक्शन यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। 126 के अकॉर्डिंग वो डिस्क्लोजर एक एडवोकेट को करने चाहिए, जो उसकी ड्यूटी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126, उसको ये इन्फ्रिंज नहीं करता, उसको ये हार्म नहीं करता है, ठीक है। जो उसकी ड्यूटी है वो तो उसको करनी ही करनी है, बस वो बातें ऐसे नहीं बता सकता जो कॉन्फिडेंशियल है। जैसे क्लाइंट ने खून किया है तो किया है, आपको तो बचाना है, आपकी तो ड्यूटी है। तो सेक्शन 23 में इतना ही है, आप इसको समझ लीजिए ध्यान से। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, सिविल केसेस में एडमिशन रेलेवेंट नहीं है अगर उनके ऊपर लिखा है कि आप इस जो डॉक्यूमेंट है, इस एविडेंस को कोर्ट में पेश नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है तो वो एडमिशन रेलेवेंट नहीं है, पहली बात। दूसरा बात, अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ पार्टी पहले म्यूचुअली एग्रीड थी इस पार्ट पे कि हम कोर्ट में ये पेश नहीं करेंगे और अभी इन्होंने कर दिया है, तो वहां पर भी एडमिशन रेलेवेंट नहीं होगा। 2 बातें हो गई। फिर कहता है एक्सप्लेनेशन की वकील के साथ मिलके ऐसी प्लानिंग करता है इलीगल एक्ट करने की, जो कि सेक्शन 126 में बताई गई है। तो अगर ऐसी कोई प्लानिंग करती है तो उसको सेक्शन 23 फ्री नहीं करता कि भाई मत बताओ, ऐसी कोई वो नहीं है। जो उसकी ड्यूटी है, जो सेक्शन 126 में बताया गया है, वो तो उसको करना ही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये है कि भाई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन वो शेयर नहीं करेगा, ठीक है। ये बात थी, ये हमारा सेक्शन 23 था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कन्फेशन से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर सकते हैं।